नमस्ते साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बील शरण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारा राजस्थान जो कि भाग प्रथम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, उसके शुरुआती 5 पाठों का अध्ययन किया। आज हम हमारा राजस्थान के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे अध्याय 6 की, जो कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। इस पाठ को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब अगर अपन देखें राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखें, जो कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय है। अगर अपन राजस्थान के भौतिक स्वरूप की अगर बात करें, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, ये अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है, अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक से, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से है। अब अगर राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करें, इसको 4 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। इसमें थार का मरुस्थल, फिर अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। इसी को क्या कहते हैं? हाड़ौती पठार कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें हाड़ौती थार के मरुस्थल की बात करें, थार के मरुस्थल तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान के भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर के भारत की पश्चिमी सीमा से राजस्थान जो अरावली में मध्य सीमा बनाती है, अरावली तक की सीमा को बीच में है। ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। 61% क्षेत्रफल है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% क्षेत्रफल है तथा 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगर अब थार के मरुस्थल की बात करें, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। इसके अब अगर बात करें विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में, ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ की जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई और सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी इसी कारण इसको कहते हैं। थार का मरुस्थल है, इसमें भारतीय महामरुस्थल विश्व है, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में विस्तृत है। बीकानेर के क्षेत्र रेतीला मरुस्थलीय भाग है, उसको क्या कहते हैं? भारतीय महान मरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें इसमें जो स्थानीय भाषा में धोरे मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को धरातलीय विविधताओं के आधार पर, धरातल में जो विविधताएं थी उसी के आधार पर मरुभूमि, घगर का मैदानी भाग जो उत्तर की तरफ है, राजस्थान में गगन निर्माण कर क्षेत्र, अंतः प्रवाह का क्षेत्र जहाँ पर नदियां कुछ दूरी चलने के बाद विलुप्त हो जाती है। अर्ध मरुस्थलीय भाग जो कि नागौर वगैरह, जोधपुर वगैरह का भाग आता है, ये अर्ध मरुस्थलीय है। नागौर की उच्च भूमि आ जाती है। इस तरह से इन थार के मरुस्थल को इन भागों में विभाजित किया गया। थार के मरुस्थल को उसके विविधताओं के आधार, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इसको इन भागों में विभाजित किया गया है। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक स्तर के अनुसार अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसको विस्तृत रूप में पढ़ने तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जितना दे रहे उसी के अनुसार अपन दे रहे हैं। अब अगर अपन दूसरा पार्ट बात करें, राजस्थान भौतिक स्वरूप का दूसरा भाग आता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करें, यह राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से ये राजस्थान में इंटर करती है। राजस्थान का जो मैप है, इसमें अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान का जो मैप है। इसमें अगर अपन बात करें दक्षिण पश्चिम से इंटर करती है और उत्तर की पूर्व की तरफ ये निकलती है। यहाँ भी इस दिशा में इस तरह विस्तृत है। ये खेड़ बर्मा गुजरात से शुरू होती है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये चलती है। ये 692 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में 80% इसका भाग है जो 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान आ गया। पश्चिमी राजस्थान है, इसमें कौन सा मरुस्थल आ जाता है? थार का मरुस्थल है। पूर्वी राजस्थान में पूर्वी मैदान आते हैं और पूर्वी हाड़ौती का पठार आते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है, जो कि अरावली पर्वतमाला की बात करें, अरावली में राजस्थान की जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती तथा क्षेत्रफल 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला में है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला में है। राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून को रोक करके रखती है तथा इसी के अनुसार वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इस पर में विभिन्न प्रकार के वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां आदि पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला ये मानसून को रोक लेती है, जिसका इसी के कारण ही पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बरसात होती है। इस कारण इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, गुरु शिखर चोटी है जो माउंट आबू में है। ये 1722 मीटर है और सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में है। ये 1722 मीटर है। कई पुस्तक में यहाँ पर इसको क्या लिखा है? 1729 मीटर या 1725 मीटर लिखा है। हालांकि ये एनसीईआरटी की ऑथेंटिक पुस्तक है, इसमें 1722 मीटर लिखा गया है। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें, अगला राजस्थान का भौतिक स्वरूप आता है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप 3 नंबर पर आता है। राजस्थान का पूर्वी मैदान आता है। अगर पूर्वी मैदान की बात करें, ये राजस्थान का क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल है इसमें पूर्वी मैदान में,
और यहाँ पर जनसंख्या का 40% जनसंख्या है, यानी इस भौतिक स्वरूप, अगर रासायनिक भौतिक स्वरूप में बात करें तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला आ गया। सर्वाधिक रासायनिक जो भी 4 भौतिक स्वरूप, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक स्वरूप कौन सा था? पूर्वी मैदान आता है। यह चंबल, बनास और बाणगंगा उनकी सहायक नदियों से निर्मित होता है। ये गंगा के मैदान प्रवाह, गंगा का मैदान है जो अपने इंडियन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, उसी का प्रवाह या उसी का ये भाग है। अब अगर अपन बात करें चंबल नदी के आसपास जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? भीड़, डांग या उत्खात भूमि कहा जाता है। चंबल बेसिन में जो कि कोटा से धोबी मध्य में जो क्षेत्र है, यहाँ नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ भूमि है। नाली अपर्दन के कारण क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि है, बेडलैंड टोपोग्राफी। तो इसके कारण यहाँ पर जो कि उस क्षेत्र बनता है उसको भीड़ कहा जाता है, या डांग कहा जाता है, या उत्खात भूमि कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान का, ये अब इसके अगर पूर्वी मैदान की बात करें, राजस्थान का सबसे उपजाऊ है, ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक स्वरूप है, सबसे उपजाऊ भौतिक स्वरूप है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक स्वरूप है। इसके अगर हम पूर्वी मैदान के ही पार्ट की बात करें, इसमें माही का मैदान आता है। ये माही का मैदान है, इसी को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र आता है। यहाँ पर माही व सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। यहाँ पर 56 गांव समूह के कारण या 56 नदी नालों निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। ये राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है, राजस्थान के दक्षिणतम भाग में। और माही नदी है राजस्थान को कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में चली जाती है गुजरात की तरफ। इसी में अगर पूर्वी मैदान का भाग ये सबसे अधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें, अगला भौतिक प्रदेश आता है अपने पास सामने, दक्षिण पूर्वी पठार आ गए। इसी को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश का शासन था, हाड़ा राजपूतों का राज होने के कारण इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इसमें 7% क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का, और राजस्थान की जनसंख्या का 10% भाग इसमें है। इसमें भी जन घनत्व की बात करें तो ये ठीक ठाक जन घनत्व है। यहाँ पर अगर बात करें दक्षिण पूर्व पठार की या हाड़ौती पठार की, यहाँ पर मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, लावा से निर्मित मिट्टी है। और ये काली मिट्टी, यहाँ पर कपास की सर्वाधिक खेती होती है, इसमें कपास का क्षेत्र इसमें सर्वाधिक होती है, उपजाऊ मिट्टी है। ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार है, ये मालवा का पठार है, विंध्य पर्वत श्रेणी का ही क्या है? मालवा पठार या विंध्य पर्वत श्रेणी का ही भाग है। अब अगर अपन बात करें ये राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूप देखें, अगर इनके अलावा अगर पठारों की बात करें तो इनमें राजस्थान कुछ अन्य पठार भी हैं। तो इनमें अगर अपन देखें मुख्य पठारों की, तो सिरोही की बात करें तो सिरोही में उड़िया व आबू पठार है जो सिरोही में है। उदयपुर व राजसमंद में बात करें, यहाँ पर भोराट पठार आता है, उदयपुर व राजसमंद के मध्य। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है, इसी चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य को जो पठार है उसको उपरमाल का पठार कहा जाता है, और उपरमाल पठार में ही बिजोलिया आंदोलन हुआ था। उपरमाल पठार के क्षेत्र में ही बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था जो कि 41 साल तक चला था। उसके बाद अगर उदयपुर व प्रतापगढ़ मध्य के भाग देखें तो यहाँ पर लसाड़ी का पठार है, ये लसाड़ी पठार जो उदयपुर व प्रतापगढ़ मध्य में स्थित है। लसाड़ी पठार ये राजसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है, राजसमंद झील से पूर्व दिशा में स्थित है। इस तरह से राजस्थान के कुछ मुख्य पठार थे। राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ा। अब अगर अपन इनको अगर मैप की सहायता से देखें, डायग्राम की सहायता से, इसमें अगर अपन देखें तो ये रेड लाइन है, इससे वो पश्चिम की तरफ ये अरावली है, ये अरावली से पश्चिम की तरफ ये है थार का मरुस्थल है। ये पूरा क्या है? थार का मरुस्थल है। इसमें गगर का मैदान, ये मरुस्थल आ गया, बालूकुष्ठ मरुस्थल आ गया, लूणी बेसिन आ गई, शेखावटी प्रदेश आ गया, बांगड़ आ गई, ये क्षेत्र क्या आ गया? थार के मरुस्थल का क्षेत्र आ गया। इसमें अगर जो ये रेड लाइन में है तो ये क्या आ गया? अरावली पर्वतमाला आ गई। इसमें ये दक्षिणी अरावली है, इसमें आबू पर्वत आ गया, भोराट का पठार आ गया, ये मध्य अरावली आ गया, यहाँ पर अजमेर का आसपास का क्षेत्र आ गया, ये उत्तरी अरावली आ गया, जयपुर और सीकर का क्षेत्र आ गया जो उत्तरी अरावली में शामिल है। इस तरह अरावली पर्वतमाला आ गए। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, राजस्थान में तीसरा भूभाग देखा था अपने, पूर्वी मैदान देखा था। तो पूर्वी मैदान की बात करें, ये पूर्वी मैदान है। तो यहाँ ये जो क्षेत्रफल हरा क्षेत्रफल पूर्वी मैदान है, इसमें बनास बेसिन, यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान से यहाँ पर एंटर करती है तो चंबल नदी का बेसिन आ गया, यहाँ पर भीड़ वगैरह आ गए, कोटा से धौलपुर के मध्य। और ये जब दक्षिण की तरफ ये माही का मैदान आ गया। और माही नदी की बात करें तो माही नदी राजस्थान में डूंगर बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से खांडू गांव से, और यहाँ पर डूंगरपुर से होते हुए वापस निकल जाती है। या प्रतापगढ़ आ गए तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान, या पर उसको माही के ऊपर का जो क्षेत्र आता है उसको कहा जाता है। और इसी क्रम में अगर अपन देखें उदयपुर और प्रतापगढ़ जो मध्य का क्षेत्र है, उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़ी का पठार आ गया यहाँ पर। और अगर उदयपुर और राजसमंद के मध्य का पठार की बात करें, राजसमंद है, जो राजसमंद और उदयपुर के मध्य का पठार है उसको क्या कहा जाता है? अपने उदयपुर और राजसमंद मध्य स्थित पठार को भोराट का पठार कहा जाता है, भोराट का पठार है। इस तरह से पूर्वी मैदान का भाग है। अब अगर अगला भाग देख अपने सामने, ये चौथा भौतिक प्रदेश आता है, 4 नंबर का भौतिक प्रदेश, वो कौन सा था? हाड़ौती का पठार आता है, उसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार आ गया। ये हाड़ौती का क्षेत्र आ गया जो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र आ गया।
और अगर चंबल के बेसिन के बाद से क्षेत्र आता है उसको क्या कहते हैं, तो हाड़ौती पठारी भूमि आ गई, तो इसको हाड़ौती पठार में शामिल किया जाता है। इस तरह से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश को अपन डायग्राम की सहायता से देखा। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें तो अगला अपने पास में पॉइंट आता है जलवायु व ऋतु चक्र आता है। जलवायु व ऋतु चक्र कब आता है, तो अब अगर अपन बात करें राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियों वाला राजस्थान एकमात्र का राज्य है। इसमें शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थिति की बात करें, शुष्क व अर्धशुष्क, तो ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है। उपार्द्र जलवायु की बात करें, अरावली के पूर्व में जयपुर उत्तर पूर्वी जिलों में जो उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र जलवायु की बात करें, स्वयं मधुपुर से उदयपुर का क्षेत्र आगे जो पूर्वी मैदान का भाग था, यहाँ पर आर्द्र जलवायु तथा अति आर्द्र की बात करें, दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ को कोटा वगैरह का जो हाड़ौती के पठार का क्षेत्र आ गया, उच्च पर्वतीय भूमि आ गई बारां वगैरह में, तो वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र पाई जाती है। मुख्यतः ये दक्षिण राजस्थान में झालावाड़ के क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस तरह से राजस्थान के जलवायु को अपने अलग अलग 5 प्रकार के भागों में देखा। अब अगर अपन बात करें इसी क्रम में अगर अपन देखें आगे, तो अब ऋतुओं की बात करते हैं। ऋतुओं में अगर अपन बात करें तो ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु को राजस्थान में अगर समय की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतु हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये राजस्थान में ऋतु मार्च में जून से आती है। मार्च और जून से सामान्य ताप ग्रीष्म ऋतु में 30 से 40 डिग्री होता है। पश्चिमी राजस्थान में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप रहता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल आ गया। थार का मरुस्थल और रेतीला भूभाग है। रेतीली भूभाग इसका यहाँ पर तापमान क्या रहता है, ज्यादा रहता है। थार मरुस्थल में यहाँ अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। माउंट आबू की बात करें राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। लू है, तो लू की परिभाषा की बात करें, लू यानी अत्यंत गर्म धूल भरी हवा होती है, उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल में दिन को अत्यंत गर्म रहता है, रात के समय ठंडा हो जाता है, क्योंकि रेतीला भूभाग है, ये मिट्टी है, तो ये अचानक रेत होती है जल्दी गर्म हो जाती है तथा जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह थार के मरुस्थल में तापमान भी ज़्यादा रहता है और गर्मियों में तापमान सर्वाधिक रहता है, सर्दियों में तापमान सबसे कम थार के मैदान में ही, थार के मरुस्थल में ही रहता है। और ये जो धूल भरी आंधियां चलती है उनको लू कहा जाता है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चलती है। अब अगर अपन बात करें अगली ऋतु आती है अपने सामने वर्षा ऋतु की बात करें। वर्षा ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक राजस्थान में आती है। जुलाई में वर्षा ऋतु है, जुलाई से सितंबर तक। औसत वर्षा की बात करें राजस्थान में 100 में औसत वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें झालावाड़ मोती 100 में, सबसे आर्द्र जिला भी कहा जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ जाती है वर्षा होने के साथ में। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला कहाँ से आ गया, झालावाड़ आ गया। सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में होती है, 10 सेमी की लगभग ही वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है, जैसलमेर आता है। सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें माउंट आबू आ गया। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आ गया राजस्थान में माउंट आबू आ गया, 150 सेमी से अधिक लगभग वर्षा होती है राजस्थान में। अगर वर्षा के क्रम की बात करें तो अगर उच्च क्रम की बात करें, उच्च से निम्न की ओर देखें, उच्च से निम्न की ओर देखें, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठार आ गया, जो राजस्थान का ये मैप है, यहाँ पर तो दक्षिण पूर्व हाड़ौती का पठार आ गया, तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसकी तरफ पश्चिम की तरफ अपन जाते हैं तो वहाँ ये वर्षा में क्या हो जाती है, कमी होती जाती है। वर्षा में पश्चिम की तरफ जाने पर कमी होती रहती है। 40 सेमी की वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है। 40 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के अरावली की पूर्वी सीमा को निर्धारण करती है। इसी क्रम में अगर अपन देखें राजस्थान में वर्षा होती है 2 शाखाओं से होती है। राजस्थान में वर्षा होती है 2 शाखाओं से, एक अरब सागर से होती है जिसमें दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है, और एक बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है जो सबसे अधिक वर्षा होती है पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, अरावली की पूर्वी दिशा में होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से होती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से होती है, और पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें शीत ऋतु में अगर बात करेंगे शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु को देखें तो तीसरी ऋतु अपने सामने आती है। शीत ऋतु आती है अक्टूबर से फरवरी तक की आती है। शीत ऋतु में अगर कोई वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं, मावट कहा जाता है या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि चक्रवात भूमध्य सागर से आते हैं, भूमध्य सागर से पश्चिम दिशा से आते हैं, राजस्थान में आकर राजस्थान और उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं। तो इसमें गेहूं को लाभ होता है और इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। सबसे ठंडे स्थान की बात करें माउंट आबू है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। सबसे ठंडा क्षेत्र की बात करें तो भौतिक प्रदेश में थार का मरुस्थल राजस्थान का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, क्योंकि अब रेतीली भूभाग है, रेतीली मिट्टी है, तो रेती जल्दी गर्म होती है तथा जल्दी भी ठंडी होती थी। सबसे ठंडा स्थान कौन सा गया, थार का मरुस्थल आ गया। अब अगर अपन बात करें अगला, तो इन अगर वर्षा ऋतु के अगर राजस्थान के मैप में देखें तो राजस्थान में अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 सेमी है। और राजस्थान का जो मैप है इसमें राजस्थान का वर्षा का मैप है, तो इसमें अगर अपन बात करें ये 20 सेमी का औसत वर्षा रेखा सम वर्षा रेखा है। अगर सम वर्षा रेखा की बात करें, अगर सम वर्षा रेखा यानी समान, जहाँ पर जिस क्षेत्र में समान वर्षा होती है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको सम वर्षा रेखा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये 10 सेमी वर्षा रेखा की 20 सेमी आएगी और 30 सेमी आएगी,
और ये जो 40वीं वर्षा रेखा है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। और ये कौन सी आ गई? 40वीं वर्षा रेखा आ गई। और ये 50वीं वर्षा रेखा की अरावली की पश्चिमी सीमा को निर्धारण करती है। फिर ये राजस्थान के दक्षिण इस तरफ, राजस्थान दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ जाते हैं। वर्षा में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती है। दक्षिण पूर्वी पठार से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा में कमी होती है। इस तरह से हमें राजस्थान को जो वर्षा का मैप दे रखा है, यहाँ पर झालावाड़, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वगैरह, हाड़ौती पठार, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ माउंट आबू आ गया, यहाँ पर भी सर्वाधिक राजस्थान वर्षा होती है, 150 सेमी के लगभग, क्योंकि पहाड़ी भाग आ गया। लेकिन हालांकि अगर क्षेत्र की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस तरह से राजस्थान के वर्षा का अपन डायग्राम देखा। अब अगर अपन बात करें, अगला टॉपिक अपने सामने दे रहे हैं, अकाल व मरुस्थलीकरण की बात करते हैं। अकाल और मरुस्थलीकरण की बात करें, राजस्थान में बार बार सूखा पड़ता रहता है। इसके कारण क्या होता है? सूखा का कारण की बात करें तो वर्षा का सामयिक अपर्याप्त और अनियमित होना, वर्षा यहाँ पर कभी हो या नहीं होती। तो इसके कारण क्या होता है? कभी कभी तो पशु पक्षियों के लिए चारा, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी हो जाती है। पेयजल की कमी हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? अकाल कहा जाता है। अन्न, चारा और पेयजल की कमी हो जाती है, इसी को, और इसको क्या कहा जाता है? त्रिकाल कहा जाता है। राजस्थान की अगर संदर्भ में बात करें तो छप्पन अकाल राजस्थान के संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध रहा है, छप्पन अकाल। और उस टाइम क्या हो गया? त्रिकाल हो गया, तो पेयजल, आवास और जल वगैरह, भोजन, चारा वगैरह सबकी कमी हो गई थी। वहाँ पर छप्पन अकाल, राजस्थान में उस टाइम जनसंख्या की सबसे वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही थी। अब अगर अपन अगली बात करें, अकाल से संबंधित अगला पॉइंट देखें, अकाल और मरुस्थलीकरण से संबंधित जैसे भौतिक दशों मानवीय कार्यों के कारण भी अकाल और मरुस्थलीकरण प्रसार होता है। तो मरुस्थलीकरण का प्रसार भौतिक और मानवीय दशों के कारण होता है। इसमें अगर अपन बात करें तो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि और बंजर भूमि, रेतीली भूमि में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई भौतिक दशों के कारण जब उपजाऊ भूमि है ये बंजर भूमि में या रेतीली भूमि में परिवर्तित हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण का। राजस्थान में पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थलीकरण होता है। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, थार मरुस्थल का भाग, यहाँ पर मरुस्थलीकरण लगातार वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है। इसको अगर कमी की, उस मरुस्थलीकरण को रोकना है तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वृक्षारोपण करना पड़ेगा। बहुतायत मात्रा में वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और वृक्षारोपण सबसे पहले कहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी? पश्चिमी राजस्थान में शुरुआत करनी पड़ेगी। इस तरह से हमें राजस्थान की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान कक्षा 6 की भाग प्रथम आ गया, ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक थी। इसमें अपने पाठ नंबर 6 का अध्याय चर्चा की, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम अगला लेक्चर लेके आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।